कंप्यूटर की दुनिया में स्पीड ही सब कुछ है। हम हमेशा फास्ट प्रोसेसिंग, फास्ट लोडिंग टाइम्स और स्मूथ मल्टीटास्किंग चाहते हैं। इन सबको करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, कैश मेमोरी। ये एक सुपर फास्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह है जो प्रोसेसर और धीमी मेन मेमोरी के बीच का काम आसान बनाता है। सोचो, आप एक पजल बना रहे हो और आपको बार बार कुछ खास टुकड़े चाहिए। हर बार पूरे बॉक्स में ढूंढना कितना टाइम वेस्ट करेगा। कैश मेमोरी एक ट्रे की तरह है जहां आप जरूरी टुकड़े रख लेते हो, जिससे आपका टाइम और मेहनत बचती है। इस वीडियो में हम कैश मेमोरी को अच्छे से समझेंगे, इसके अलग अलग लेवल, ये कैसे काम करता है और कंप्यूटर में इसका क्या रोल है। कैश मेमोरी एक छोटी लेकिन बहुत फास्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू और मेन मेमोरी आरएएम के बीच में काम करती है। ये मेमोरी सीपीयू के बहुत करीब होती है और इसका मुख्य उद्देश्य सीपीयू को तेजी से डेटा प्रोवाइड करना होता है। ये उन डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, ताकि सीपीयू को हर बार धीमी मेन मेमोरी से न लाना पड़े। इससे सीपीयू का समय बचता है और प्रोसेसिंग स्पीड भी आज जाती है। सोचो, आपका कंप्यूटर एक ऑफिस है, सीपीयू एक मेहनती कर्मचारी है और मेन मेमोरी एक फाइल रूम है जहां सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जब भी कर्मचारी को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, उसे फाइल रूम में जाकर ढूंढना पेडीडीडी देता है, जो समय लेने वाला काम है। कैश मेमोरी कर्मचारी के पास रखे ड्रॉअर की तरह है, जिसमें जरूरी फाइल्स होती है जिनकी जरूरत बार बार पड़ती है। इस ड्रॉअर में रखी फाइल्स को कर्मचारी तुरंत निकाल सकता है, जिससे उसका काम बहुत तेज हो जाता है। इससे काम बहुत तेज हो जाता है। कैश मेमोरी के बिना सीपीयू को हर बार मेन मेमोरी से डेटा लाना पड़ता, जिससे प्रोसेसिंग धीमी हो जाती। कैश मेमोरी एसआरएम टेक्नोलॉजी से बनती है, जो फास्ट तो होती है पर महंगी भी। एसआरएम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसकी लागत भी अधिक होती है। पर क्योंकि ये साइज में छोटी होती है, इसलिए पूरी मेमोरी SRAM से बनाने से सस्ती पड़ती है। कैश मेमोरी का साइज छोटा होने के बावजूद इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ये कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफी हद तक बढ़ा देती है। कैश मेमोरी के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे L1, L2 और L3। L1 कैश सबसे छोटी और सबसे फास्ट होती है, जबकि L2 और L3 कैश थोड़ी बड़ी और थोड़ी स्लो होती है, लेकिन फिर भी मेन मेमोरी से काफी फास्ट होती है। इन लेवल्स का उपयोग करके कंप्यूटर सिस्टम्स डेटा को और भी तेजी से प्रोसेस कर पाते हैं। इस तरह कैश मेमोरी कंप्यूटर की स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कैश मेमोरी को अलग अलग लेवल में रखा जाता है। हर लेवल पिछले वाले से बड़ा और धीमा होता है, लेकिन मेन मेमोरी से तेज। इससे कंप्यूटर को स्पीड और कीमत में बैलेंस बनाने में मदद मिलती है। L1 कैश या लेवल 1 कैश सबसे छोटा और सबसे फास्ट कैश मेमोरी होता है। यह सीधे सीपीयू चिप पर होता है। L1 कैश के दो भाग होते हैं, एक इंस्ट्रक्शंस के लिए और दूसरा डेटा के लिए। इसे कर्मचारी के नोटपैड की तरह समझो, जिसमें सबसे जरूरी जानकारी लिखी होती है। सीपीयू के पास होने की वजह से यह सबसे तेज होता है। L2 कैश या लेवल 2 कैश L1 कैश से बड़ा और थोड़ा धीमा होता है। ये L1 कैश और मेन मेमोरी के बीच में होता है। L2 कैश में वो डेटा होता है जो L1 कैश में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जरूरी होता है। हमारे ऑफिस के उदाहरण में ये कर्मचारी के पास रखी फाइलिंग कैबिनेट की तरह है, जिसमें वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी जरूरत कम पड़ती है। L3 कैश या लेवल 3 कैश तीनों में सबसे बड़ा और सबसे धीमा होता है। ये अक्सर कई सीपीयू कोर के बीच शेयर होता है और L2 कैश और मेन मेमोरी के बीच में होता है। L3 कैश में वो डेटा होता है जिसकी जरूरत L1 या L2 कैश से कम होती है, लेकिन मेन मेमोरी से ज्यादा। इसे ऑफिस में शेयर की जाने वाली बुक शेल्फ की तरह समझो।
जिसमें वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी जरूरत कई कर्मचारियों को होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। कैश मेमोरी कैसे काम करती है, ये समझने के लिए सोचो। आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और आपको लाइब्रेरी से जानकारी चाहिए। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं और हर किताब में अलग अलग जानकारी होती है। जब आपको किसी खास विषय पर जानकारी चाहिए तो आपको उस विषय से संबंधित किताब ढूंढनी पड़ती है। पहले आप लाइब्रेरी जाते हैं, जो कि मेन मेमोरी है, एक किताब यानी डेटा ढूंढने के लिए। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं और आपको सही किताब ढूंढने में समय लग सकता है। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है क्योंकि आपको पूरी लाइब्रेरी में ढूंढना पड़ता है। इसमें टाइम लगता है क्योंकि आपको पूरी लाइब्रेरी में ढूंढना पड़ता है। लाइब्रेरी में किताबें ढूंढने का मतलब है कि आपको बहुत सारे शेल्फ्स और सेक्शंस में जाकर देखना पड़ता है। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, खासकर अगर लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो। अगली बार जब आपको उसी किताब से जानकारी चाहिए तो आप पहले अपना बैग चेक करेंगे, जो कि कैश मेमोरी है। बैग में आप पहले से ही कुछ किताबें रख सकते हैं जो आपको बार बार जरूरत पड़ सकती है। यह आपके समय को बचाता है और आपको तेजी से जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। अगर आपको किताब मिल जाती है तो ये कैश हिट है। इसका मतलब है कि आपने सही किताब को पहले से ही अपने बैग में रखा हुआ था और आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बहुत ही सुविधाजनक होता है और आपका काम तेजी से हो जाता है। आपने लाइब्रेरी जाने का टाइम बचा लिया, आपका काम तेज हो गया। कैश मेमोरी का यही फायदा है कि यह आपके काम को तेजी से और अधिक कुशलता से करने में मदद करती है। यह आपके समय और प्रयास दोनों को बचाती है। अगर किताब बैग में नहीं है यानी कैश मिस, तो आपको वापस लाइब्रेरी जाना होगा। इसका मतलब है कि आपको फिर से पूरी लाइब्रेरी में जाकर किताब ढूंढनी पड़ेगी। यह प्रक्रिया समय लेने वाली हो सकती है और आपको थोड़ा निराश भी कर सकती है। इस बार आप उस टॉपिक से जुड़ी कुछ और किताबें भी ले आते हैं। इसे कहते हैं डेटा प्रीफेचिंग, ये सोचकर कि आगे उनकी भी जरूरत पड़ सकती है। डेटा प्रीफेचिंग का मतलब है कि आप पहले से ही कुछ अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं ताकि भविष्य में आपको बार बार लाइब्रेरी जाने की जरूरत न पड़े। जैसे जैसे आपका बैग भरता है, आपको सोचना पड़ता है कि कौन सी किताब रखनी है और कौन सी वापस करनी है। बैग में सीमित जगह होती है, इसलिए आपको ये तय करना पड़ता है कि कौन सी किताबें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और कौन सी नहीं। कैश मेमोरी भी ऐसे ही कुछ नियमों का इस्तेमाल करके ये तय करती है कि कौन सा डेटा रखना है और कौन सा हटाना है, ताकि जरूरी जानकारी हमेशा उपलब्ध रहे। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आपके पास हमेशा सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी और अनावश्यक डेटा उपलब्ध हो जाए। इस तरह कैश मेमोरी और लाइब्रेरी के बीच की समझने में मदद होती कैश मेमोरी आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। यह एक प्रकार की हाई स्पीड मेमोरी होती है जो अक्सर सीपीयू के पास स्थित होती है, जिससे डेटा को तेजी से एक्सेस किया जा सकता है। इसके कुछ फायदे ये हैं। जरूरी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को जल्दी एक्सेस करके कैश मेमोरी सीपीयू के टाइम की बचत करती है, जिससे एप्लीकेशन जल्दी लोड होते हैं, मल्टीटास्किंग स्मूथ होता है और सिस्टम तेजी से रेस्पॉन्ड करता है। जब आप एक साथ कई एप्लीकेशंस चला रहे होते हैं तो कैश मेमोरी यह सुनिश्चित करती है कि हर एप्लीकेशन को तुरंत आवश्यक डेटा मिल सके। कैश मेमोरी डेटा एक्सेस करने में लगने वाले समय को कम करती है, जिससे कंप्यूटर तेजी से काम करता है। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब आप बड़े फाइल्स या भारी सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे होते हैं। ये गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे कामों के लिए बहुत जरूरी है। गेमिंग के दौरान कैश मेमोरी यह सुनिश्चित करती है कि गेम के ग्राफिक्स और अन्य महत्वपूर्ण डेटा तेजी से लोड हो सके, जिससे गेमिंग का अनुभव स्मूथ और लैग फ्री हो। वीडियो एडिटिंग में
यह बड़ी फाइल्स को तेजी से प्रोसेस करने में मदद करती है। मेन मेमोरी का काम कम करके कैश मेमोरी सिस्टम को और भी अच्छी तरह से चलाने में मदद करती है। यह मेन मेमोरी पर लोड को कम करती है, जिससे मेन मेमोरी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपलब्ध रहती है। इससे बिजली की खपत कम होती है, गर्मी कम पैदा होती है और सिस्टम के पुर्जे ज्यादा चलते हैं। कम बिजली की खपत का मतलब है कि आपका कंप्यूटर अधिक समय तक बिना ओवरहीटिंग के चल सकता है, जिससे उसकी लाइफ स्पैन भी बढ़ जाती है। कैश मेमोरी के जरूरी डेटा को हैंडल करने से सीपीयू अलग अलग कामों के बीच आसानी से स्विच कर सकता है, बिना मेन मेमोरी से डेटा लाने का इंतजार किए, जिससे मल्टीटास्किंग स्मूथ बनता है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आप एक साथ कई भारी एप्लीकेशंस चला रहे होते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर और गेम्स। कैश मेमोरी यह सुनिश्चित करती है कि हर एप्लीकेशन को तुरंत आवश्यक डेटा मिल सके, जिससे आपका काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। कंप्यूटर का दिमाग, आरएएम का परिचय। कंप्यूटर एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो आपके हर काम को प्रभावित करता है। यह हिस्सा है आरएएम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। आरएएम कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है, जहां आपके द्वारा यूज किए जा रहे सभी प्रोग्राम्स, फाइल्स और डेटा टेम्परेरीली स्टोर होते हैं। एक तेज और एफिशिएंट आरएएम आपके कंप्यूटर को तेजी से और स्मूथली चलाने में मदद करती है। इस वीडियो में हम आरएएम के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। हम समझेंगे कि यह कैसे काम करता है, इसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं और आपके कंप्यूटर के लिए सही आरएएम कैसे चूज करें। आरएएम की परिभाषा, वर्किंग मेमोरी को समझना। यह आपके कंप्यूटर के प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। आरएएम एक टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस है जो आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर द्वारा यूज किए जा रहे डेटा को रखता है। यह डेटा को तेजी से एक्सेस करने की अनुमति देता है। जब आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस और डेटा हार्ड ड्राइव से आरएएम में लोड होते हैं। यह प्रक्रिया आपके कंप्यूटर को तेजी से काम करने में मदद करती है। आरएएम प्रोसेसर को बहुत तेजी से डेटा प्रोवाइड करता है, जिससे आपका कंप्यूटर क्विकली काम कर पाता है। यह हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर आपके कंप्यूटर के ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। जब आप प्रोग्राम बंद करते हैं तो उससे रिलेटेड डेटा आरएएम से हटा दिया जाता है। यह स्पेस को फ्री करता है ताकि नए डेटा को स्टोर किया जा सके। आरएएम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि प्रोसेसर किसी भी मेमोरी लोकेशन को किसी भी ऑर्डर में एक्सेस कर सकता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी आपके कंप्यूटर को एफिशिएंट बनाती है। यह हार्ड ड्राइव से अलग है, जहां डेटा को सीक्वेंस में एक्सेस किया जाता है। आरएएम की रैंडम एक्सेस कैपेबिलिटी इसे हार्ड ड्राइव से अधिक तेज बनाती है। आरएएम और हार्ड ड्राइव के बीच की स्पीड डिफरेंस को समझना महत्वपूर्ण है। आरएएम की हाई स्पीड एक्सेस कैपेबिलिटी आपके कंप्यूटर के स्मूथ ऑपरेशन के लिए आवश्यक है। जब आप मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ चलाते हैं तो आरएएम की कैपेसिटी और स्पीड क्रिटिकल हो जाती है। यह आपके कंप्यूटर को बिना किसी लैग के एफिशिएंटली काम करने में मदद करती है। विशेष रूप से गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस टास्क्स के लिए आरएएम की हाई स्पीड और लार्ज कैपेसिटी आवश्यक होती है। यह आपके अनुभव को सीमलेस और एंजॉयबल बनाती है। आपके कंप्यूटर की मदरबोर्ड पर आरएएम स्लॉट्स होते हैं, जहां आप एडिशनल आरएएम स्टिक्स जोड़ सकते हैं। यह आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने का एक आसान तरीका है। सही मात्रा और प्रकार की आरएएम आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती है। इसलिए अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आरएएम का चयन करें। आरएएम का महत्व, कंप्यूटर की गति का राजा। आरएएम कंप्यूटर के परफॉर्मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ज्यादा आरएएम का मतलब है कि आपका कंप्यूटर एक साथ ज्यादा प्रोग्राम्स और डेटा को हैंडल कर सकता है। अगर आपके कंप्यूटर में इनफ आरएएम नहीं है तो यह स्लो हो सकता है, प्रोग्राम्स धीरे धीरे लोड होंगे और आपको मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम्स आ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक साथ वेब ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट एडिटिंग और वीडियो देख रहे हैं तो आपके कंप्यूटर को इन सब कामों को स्मूथली चलाने के लिए इनफ आरएएम की जरूरत होगी। पर्याप्त आरएएम के बिना आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा और आपका काम इंटरप्ट होगा। आरएएम के प्रकार, डीडीआर, एसरैम और डीआरएम। आरएएम या रैंडम एक्सेस मेमोरी
एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली प्रभावित करता है। आरएम मेनली दो प्रकार की होती है, DRAM और SRAM। दोनों के अपने यूनिक फीचर्स और एप्लीकेशंस हैं। DRAM या डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी सबसे कॉमन टाइप की आरएम है। यह कंप्यूटर सिस्टम्स में प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज होती है। यह सस्ती और इजीली अवेलेबल है। DRAM मॉड्यूल्स को आप मार्केट में आसानी से पा सकते हैं और यह कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। DRAM डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर्स का यूज करती है, जिन्हें टाइम टू टाइम रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। यह रिफ्रेश साइकिल DRAM की परफॉर्मेंस को थोड़ा स्लो कर सकती है। SRAM या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM के मुकाबले फास्ट और ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसकी हाई स्पीड इसे स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए आइडियल बनाती है। यह डेटा को स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर्स का यूज करती है, जिन्हें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से SRAM की परफॉर्मेंस DRAM से बेहतर होती है। SRAM का यूज आमतौर पर कैच मेमोरी के लिए किया जाता है, जो प्रोसेसर द्वारा फ्रीक्वेंटली यूज किए जाने वाले डेटा को स्टोर करती है। कैच मेमोरी होने से सिस्टम की ओवरऑल स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आजकल ज्यादातर कंप्यूटर्स DDR SDRAM का यूज करते हैं, जो DRAM का एक टाइप है। DDR का मतलब है डबल डेटा रेट, जो डेटा ट्रांसफर रेट को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। DDR SDRAM के कई वर्जन्स हैं, जैसे DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5। हर नए वर्जन में स्पीड और एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट्स होते हैं। नए वर्जन ज्यादा स्पीड और बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। DDR4 और DDR5 जैसे लेटेस्ट वर्जन्स हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर और लो पावर कंजम्पशन के लिए जाने जाते हैं, जो मॉडर्न कंप्यूटिंग नीड्स को पूरा करते हैं। #RAM की गति MHz और MTSRAM की स्पीड को मेगाहर्ट्ज MHz या मेगा ट्रांसफर प्रति सेकंड MTS में मापा जाता है। यह नंबर जितना ज्यादा होगा, आरएम उतनी ही तेजी से डेटा को ट्रांसफर कर सकती है। तेज आरएम आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बना सकती है, खासकर गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और दूसरे हैवी कामों के लिए। उदाहरण के लिए DDR4 RAM जनरली 2133 MHz से 4266 MHz तक की स्पीड देती है, जबकि DDR5 RAM 4800 MHz या उससे भी ज्यादा की स्पीड दे सकती है। #RAM क्षमता। कितनी RM जरूरत है? RAM कैपेसिटी को गीगाबाइट्स GB में मापा जाता है। यह बताता है कि RM कितना डेटा स्टोर कर सकती है। आपके कंप्यूटर के लिए कितनी RM जरूरी है, यह आपके यूज पर डिपेंड करता है। बेसिक कामों जैसे वेब ब्राउजिंग और डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए 8 GB RAM काफी हो सकती है। हालांकि गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और वर्चुअलाइजेशन जैसे हैवी कामों के लिए आपको 16 GB, 32 GB या उससे भी ज्यादा RAM की जरूरत हो सकती है। सही RM का चुनाव आपके कंप्यूटर के लिए सबसे सही। RM आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती है, इसलिए सही RM चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। सही RM चूज करते समय कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि उसकी स्पीड, कैपेसिटी और कंपैटिबिलिटी। मदरबोर्ड कंपैटिबिलिटी। पहले चेक कर लें कि RM आपके मदरबोर्ड को सपोर्ट करती है या नहीं। हर मदरबोर्ड का एक स्पेसिफिक RM टाइप होता है, इसलिए कंपैटिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। RM प्रकार। DDR4 RM अभी सबसे कॉमन टाइप है, लेकिन DDR5 RM जल्दी ही पॉपुलर हो रही है। DDR5 RM हायर स्पीड और बेटर एफिशिएंसी ऑफर करती है, लेकिन यह थोड़ी महंगी हो सकती है। गति तेज RM बेहतर परफॉर्मेंस देती है। अगर आप गेमिंग या हैवी एप्लीकेशंस यूज करते हैं, तो हाई स्पीड RM आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। क्षमता। ध्यान रखें कि आपके पास आपके यूज के हिसाब से इनफ RAM हो। आमतौर पर 8 GB RAM बेसिक टास्क्स के लिए सफिशिएंट होती है, लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग या गेमिंग करते हैं, तो 16 GB या उससे ज्यादा RM बेहतर होगी। ब्रांड और वारंटी। किसी अच्छी कंपनी की RM ही खरीदें जो अच्छी वारंटी देती है। अच्छी ब्रांड की RM ज्यादा रिलायबल और ड्यूरेबल होती है। अपने कंप्यूटर के लिए सही RAM चूज करने के लिए आप अपने मदरबोर्ड के मैनुअल देख सकते हैं या ऑनलाइन भी हेल्प ले सकते हैं। कई वेबसाइट्स और फोरम्स पर एक्सपर्ट्स की राय मिल सकती है, जो आपके डिसीजन को आसान बना सकती है। RM की देखभाल। ज्यादा दिनों तक चलाने के टिप्स।
अपनी आरएम की सही देखभाल करके आप उसको ज्यादा दिनों तक चला सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर बना सकते हैं। अपने कंप्यूटर को रेगुलरली रिस्टार्ट करें, इससे आरएम साफ होती है और कोई भी एरर दूर हो जाती है। बेकार के प्रोग्राम्स बंद कर दें, ज्यादा प्रोग्राम्स खोलने से आरएम पर ज्यादा लोड पड़ता है। मैलवेयर के लिए स्कैन करें, मैलवेयर भी आरएम का यूज करता है और आपके कंप्यूटर को स्लो कर सकता है। अपने कंप्यूटर को ठंडा रखें, ज्यादा गर्मी आरएम को खराब कर सकती है। भविष्य की ओर आरएम टेक्नोलॉजी का विकास। आरएम टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर हो रही है। आने वाले समय में हम और भी तेज, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा कैपेसिटी वाली आरएम देखेंगे। DDR5 आरएम अभी मार्केट में आ चुकी है और यह DDR4 आरएम से काफी बेहतर परफॉर्मेंस देती है। दूसरी नई आरएम टेक्नोलॉजीज जैसे MRM और RM में भी यह ताकत है कि वो हमारे कंप्यूटर्स में डेटा को स्टोर और एक्सेस करने के तरीके को पूरी तरह बदल दे। निष्कर्ष, आरएम का महत्व और सही चुनाव। आरएम कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो उसकी परफॉर्मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सही आरएम चूज करके आप अपने कंप्यूटर को तेज, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। यह समझना कि आरएम कैसे काम करती है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं और आपके कंप्यूटर के लिए सही आरएम कैसे चूज करें, आपको एक सोच समझकर फैसला लेने और अपने कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। जरा सोचो, एक कंप्यूटर बिना मेमोरी के, ये वैसा ही होगा जैसे बिना याद करे कोई फोन नंबर डायल करना। इम्पॉसिबल है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि मेमोरी किसी भी कंप्यूटर की जान होती है, जिससे वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाता है और उसे वापस एक्सेस कर पाता है। जैसे हमारा दिमाग हमारे ख्यालात और अनुभव स्टोर करता है, वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी में वो जरूरी डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनसे वो काम करता है। आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर आपके बनाए गए डॉक्यूमेंट्स तक सब कुछ मेमोरी पर निर्भर करता है। कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की होती है, RAM और ROM। RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह होती है। ये उस डेटा को स्टोर करती है जिसे कंप्यूटर उस वक्त यूज कर रहा होता है। दूसरी तरफ ROM कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह होती है। ये उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है जो हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए, चाहे कंप्यूटर बैंड ही क्यों ना हो। ROM का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। जैसे नाम से पता चलता है, ROM में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसमें आसानी से कुछ लिखा या बदला नहीं जा सकता। इसे एक किताब की तरह समझो। आप उसे खोलकर शब्दों को पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उन्हें मिटा या फिर से नहीं लिख सकते। यही रीड ओनली खासियत ROM को इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर करने के लिए परफेक्ट बनाती है, जिसे बदलना नहीं चाहिए। जैसे वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे स्टार्ट होना है। BIOS यह सुनिश्चित करता है कि अगर बिजली चली भी जाए तो भी यह जरूरी इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहे। ROM नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कंप्यूटर बैंड होने पर भी इसमें डेटा रहता है। यह RAM से अलग है जो वॉलेटाइल होती है, और पावर कट होने पर इसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन चली जाती है। ROM भले ही कंप्यूटर मेमोरी की दुनिया में एक साइलेंट पार्टनर लग सकता है, लेकिन इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जरा सोचिए, अगर ROM ना होता तो क्या होता? हर बार जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते तो आपको उसे स्टार्ट करने के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस मैन्युअली डालने पड़ते। ROM बूटिंग प्रोसेस को आसान बनाता है, BIOS को स्टोर करके, जो एक कंडक्टर की तरह काम करता है, अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच तालमेल बिठाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। ROM के बिना हमारे कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और यूज करने में मुश्किल होते। इसके अलावा ROM एम्बेडेड सिस्टम्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि कार्स, अप्लायंसेस और यहां तक कि ट्रैफिक लाइट्स में भी। ये सिस्टम्स अपने ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए ROM पर निर्भर करते हैं, जिससे ये पक्का हो जाता है
कि वो सही तरीके से और जैसा एक्सपेक्ट किया गया है वैसे ही काम करे। हालांकि ROM और RAM दोनों ही कंप्यूटर मेमोरी के जरूरी प्रकार हैं, लेकिन इनकी कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं जो इन्हें अलग करती हैं। ROM रीड ओनली डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, आसानी से लिखा या बदला नहीं जा सकता। नॉन वॉलेटिल पावर बंद होने पर भी डेटा रहता है। इस्तेमाल परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, जैसे BIOS और फर्मवेयर। RM रीड राइट डेटा को पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है। वॉलेटाइल पावर बंद होने पर डेटा चला जाता है। इस्तेमाल उस डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए जो उस समय इस्तेमाल हो रहे हैं। RAM को कंप्यूटर के वर्कस्पेस और ROM को उसकी लाइब्रेरी की तरह समझें। RAM एक्टिव टास्क्स के लिए एक टेम्परेरी जगह देता है, जबकि ROM में जरूरी नॉलेज और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कभी नहीं बदलते। भाग 5 ROM द वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी। ROM खुद भी अलग अलग प्रकार का आता है, हर एक की अपनी खासियत होती है। एक प्रकार है PROM, जिसका मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पारंपरिक ROM की तरह, जिसे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्री प्रोग्राम किया जाता है। PROM एक खाली स्लेट की तरह शुरू होता है। यूजर्स इसमें एक बार डेटा लिख सकते हैं, एक खास डिवाइस का यूज करके, जिसे PROM प्रोग्रामर कहा जाता है। हालांकि एक बार PROM में डेटा लिखे जाने के बाद यह परमानेंट हो जाता है और इसे मिटाया या बदला नहीं जा सकता है। भाग 6 EEPROM इरेसिंग एंड प्रोग्रामिंग विद अल्ट्रावायलेट लाइट। अब हमारे पास EEPROM है, यानी इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे नाम से पता चलता है, EEPROM में डेटा को मिटाया जा सकता है और कई बार रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है। EEPROM चिप्स के ऊपर एक छोटी ट्रांसपेरेंट खिड़की होती है। EEPROM में स्टोर्ड डेटा को मिटाने के लिए आप इस खिड़की को एक निश्चित समय के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट में एक्सपोज करते हैं। UV लाइट चिप को रीसेट कर देती है, जिससे यह नए डेटा के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि EEPROM PROM की तुलना में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन इरेजिंग प्रोसेस में समय लग सकता है। भाग 7 EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेसेबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। अंत में हमारे पास EEPROM है, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM के कॉन्सेप्ट को एक कदम आगे ले जाता है, डेटा को इलेक्ट्रिकली मिटाने और रीप्रोग्राम करने की सुविधा देकर। EEPROM के विपरीत, जिसे मिटाने के लिए UV लाइट की आवश्यकता होती है, EEPROM को स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल्स का यूज करके इलेक्ट्रॉनिकली मिटाया और फिर से लिखा जा सकता है। यह EEPROM को उन एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बनाता है जिनमें बार बार डेटा अपडेट करने की आवश्यकता होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूजर प्रेफरेंसेस को स्टोर करना। EEPROM आमतौर पर आधुनिक कंप्यूटर्स और डिवाइसेस में पाया जाता है, जिसमें USB फ्लैश ड्राइव्स और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स शामिल हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और यूज में आसानी के कारण। भाग 8 द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ ROM कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक ROM ने टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने रिलायबल और एफिशिएंट कंप्यूटर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स और अनगिनत अन्य डिवाइसेस को डेवलप करने में मदद की है। अलग अलग प्रकार के ROM, हर एक की अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ, ने इंजीनियर्स और डेवलपर्स को स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए कई ऑप्शंस प्रदान किए हैं। चाहे कंप्यूटर में BIOS को स्टोर करना हो या माइक्रोवेव ओवन में ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस को, ROM एक अनिवार्य कंपोनेंट बना हुआ है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम ROM के लिए नए और इनोवेटिव एप्लीकेशंस देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इसकी जगह को और मजबूत करेंगे। भाग 9 ROM इन द मॉडर्न एज स्टिल रेलेवेंट। फ्लैश मेमोरी जैसी तेज और ज्यादा वर्सेटाइल मेमोरी टेक्नोलॉजीज के आने से
कोई सोच सकता है कि क्या आधुनिक युग में आरओएम अभी भी प्रासंगिक है? इसका जवाब है हाँ। हालांकि फ्लैश मेमोरी ने उन एप्लीकेशंस में आरओएम को काफी हद तक रिप्लेस कर दिया है जिनमें बार बार डेटा अपडेट करने की आवश्यकता होती है। आरओएम अभी भी कुछ क्षेत्रों में अपनी जगह बनाए हुए है। उदाहरण के लिए कई कंप्यूटर्स में बीईओएस अभी भी एक प्रकार के आरओएम में रहता है जो एक रिलायबल बूट प्रोसेस सुनिश्चित करता है। इसके अलावा आरओएम के इनहेरेंट सिक्योरिटी एडवांटेजेस इसे संवेदनशील जानकारी जैसे इंक्रिप्शन कीज और डिजिटल सिग्नेचर्स को स्टोर करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां डेटा ब्रीचेस को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है, आरओएम का रीड ओनली स्वभाव सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। भाग 10 निष्कर्ष आरओएम्स प्लेस इन द कंप्यूटर किंगडम। आरओएम जो अक्सर कंप्यूटर मेमोरी फैमिली का अनदेखा सदस्य होता है, उन अनगिनत डिवाइसेस के काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिनका इस्तेमाल हम रोज करते हैं। जरूरी बूट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने से लेकर एम्बेडेड सिस्टम्स के रिलायबल संचालन को सुनिश्चित करने तक आरओएम का प्रभाव निर्विवाद है। हालांकि नई मेमोरी टेक्नोलॉजी सामने आई है, आरओएम अपनी नॉन वॉलेटिलिटी, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी लाभों की बदौलत अपनी जगह बनाए हुए है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता रहेगा, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आरओएम भी बदलेगा और नए एप्लीकेशंस खोजेगा जो कंप्यूटिंग की बदलती दुनिया में इसकी जगह पक्की करेंगे। कंप्यूटर का दिल हार्ड डिस्क। यह एक ऐसा उपकरण है जो हमारे कंप्यूटर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल कंप्यूटर हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए कंप्यूटर पर निर्भर रहते हैं। हम अपने कंप्यूटर पर फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और बहुत सारी जरूरी फाइल्स सेव करते हैं। ये सभी फाइल्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब फाइल्स कंप्यूटर में रहती कहां हैं? ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है। इसका जवाब है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क वह जगह है जहां हमारा सारा डेटा सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर का दिल होती है जहां हमारा सारा डिजिटल डेटा स्टोर रहता है। यह हमारे कंप्यूटर के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को हमेशा के लिए सेव करके रखता है, फिर चाहे कंप्यूटर बंद ही क्यों ना हो। यह डेटा को सुरक्षित और संरक्षित रखता है। हार्ड डिस्क के बिना हमारा कंप्यूटर एक खाली डिब्बे जैसा होगा जहां हम कुछ भी सेव नहीं कर पाएंगे। यह हमारे कंप्यूटर को उपयोगी बनाता है। यह वीडियो कंप्यूटर हार्ड डिस्क के बारे में है, जिसमें हम इसके प्रकार, काम करने का तरीका, उपयोग, फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे। हार्ड डिस्क के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे HDD और SSD। HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। HDD सस्ता होता है और ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, लेकिन यह धीमा होता है। वहीं SSD तेज होता है लेकिन महंगा होता है और इसमें कम डेटा स्टोर होता है। हार्ड डिस्क का सही चुनाव आपके उपयोग और बजट पर निर्भर करता है। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि हार्ड डिस्क कैसे काम करती है और इसे कैसे मेंटेन किया जा सकता है ताकि यह लंबे समय तक चले। हार्ड डिस्क की देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमारा महत्वपूर्ण डेटा स्टोर होता है। तो चलिए इस वीडियो में हार्ड डिस्क के बारे में विस्तार से जानते हैं। हार्ड डिस्क के प्रकार HDD और SSD। हार्ड डिस्क दो तरह की होती है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD पुरानी तकनीक पर आधारित होती है और इसमें घूमने वाली डिस्क और मैग्नेटिक हेड होता है। दूसरी तरफ SSD एक नई तकनीक है जो फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करती है, जैसे आपके पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में होती है। दोनों ही तरह की हार्ड डिस्क के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। HDD चुंबकीय चक्रों का जादू। HDD में एक या एक से ज्यादा घूमने वाली डिस्क होती है, जिन्हें प्लैटर कहा जाता है। इन प्लैटर्स पर चुंबकीय पदार्थ की एक पतली परत होती है। डेटा स्टोर करने के लिए एक मैग्नेटिक हेड प्लैटर्स पर घूमता है और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र 0 और 1 के रूप में डेटा को दर्शाते हैं। जब हमें डेटा को एक्सेस करना होता है
तो मैग्नेटिक हेड प्लेटर्स पर घूमता है और चुंबकीय क्षेत्रों को पार आता है। HDD सस्ती होती है और ज्यादा स्टोरेज देती है, लेकिन SSD से धीमी होती है। SSD फ्लैश मेमोरी का कमाल। SSD में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता। यह फ्लैश मेमोरी चिप्स का उपयोग करके डेटा स्टोर करता है। फ्लैश मेमोरी चिप्स डेटा को बिजली से स्टोर करती है, जिससे SSD HDD से बहुत तेज होती है। SSD छोटी, हल्की और ज्यादा टिकाऊ होती है, लेकिन HDD से महंगी होती है और कम स्टोरेज देती है। हार्ड डिस्क के उपयोग। डेटा का भंडार। हार्ड डिस्क, जिसे HDD भी कहा जाता है, कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। यह एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। हार्ड डिस्क का उपयोग कंप्यूटर में कई तरह का डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्यक्तिगत फाइलें, गेम्स और बैकअप। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, मैकओएस और लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क पर ही होते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं और हार्ड डिस्क पर स्टोर किए जाते हैं, ताकि कंप्यूटर को हर बार चालू करने पर ये तुरंत उपलब्ध हो सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल क्रोम और एडोब फोटोशॉप जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हार्ड डिस्क पर ही होते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमारे दैनिक कार्यों को आसान बनाते हैं और हार्ड डिस्क पर स्टोर होने के कारण इन्हें बार बार डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्तिगत फाइलें, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, संगीत और दूसरी निजी फाइल्स हार्ड डिस्क पर सेव की जाती है। ये फाइलें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पलों को संजोए रखती हैं और हार्ड डिस्क पर सुरक्षित रहती है। गेम्स, वीडियो गेम, खासकर अच्छे ग्राफिक्स वाले गेम को चलाने के लिए बहुत सारा स्टोरेज चाहिए होता है, जो हार्ड डिस्क देती है। गेम्स के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग करने से गेम्स तेजी से लोड होते हैं और खेलने का अनुभव बेहतर होता है। बैकअप। महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग बैकअप स्टोरेज के रूप में किया जा सकता है। बैकअप स्टोरेज का मतलब है कि अगर आपके कंप्यूटर का डेटा किसी कारणवश खो जाता है, तो आप हार्ड डिस्क से उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड डिस्क की यह विशेषता इसे डेटा स्टोरेज के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाती है। हार्ड डिस्क की तकनीक समय के साथ विकसित होती रही है। आजकल की हार्ड डिस्क पहले की तुलना में अधिक क्षमता वाली और तेज होती है। भविष्य में डेटा स्टोरेज की तकनीक और भी उन्नत हो सकती है, जिससे डेटा को और भी सुरक्षित और कुशलता से स्टोर किया जा सकेगा। हालांकि क्लाउड स्टोरेज भी एक विकल्प है, लेकिन हार्ड डिस्क की अपनी एक अलग ही उपयोगिता है। क्लाउड स्टोरेज के मुकाबले हार्ड डिस्क पर डेटा को तुरंत एक्सेस किया जा सकता है और यह अधिक सुरक्षित भी होता है। हार्ड डिस्क की देखभाल भी महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से बैकअप लेना, हार्ड डिस्क को साफ रखना और इसे सही तरीके से उपयोग करना आवश्यक है, ताकि यह लंबे समय तक सही काम कर सके। अगर कभी हार्ड डिस्क में समस्या आती है, तो डेटा रिकवरी के विकल्प भी उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर हार्ड डिस्क डेटा स्टोरेज के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह न केवल हमारे कंप्यूटर को चलाने में मदद करती है, बल्कि हमारे महत्वपूर्ण डेटा को भी सुरक्षित रखती है। हार्ड डिस्क की तकनीक में निरंतर सुधार है, जिससे यह और भी उपयोगी बनती जा रही है। हार्ड डिस्क के फायदे, गति और संग्रहण। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के लिए कई फायदे देती है। बड़ी स्टोरेज क्षमता। हार्ड डिस्क बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकती है, जो उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और दूसरी फाइलों के लिए सही बनाता है। सस्ती। HDD सस्ती होती है, खासकर जब हम स्टोरेज क्षमता की बात करते हैं। स्थायी स्टोरेज। हार्ड डिस्क पर स्टोर किया गया डेटा हमेशा के लिए रहता है, यानी जब तक उसे डिलीट न किया जाए तब तक वो रहेगा, फिर चाहे कंप्यूटर बंद ही क्यों ना हो। संगतता। हार्ड डिस्क कई तरह के कंप्यूटर और डिवाइस के साथ काम करती है, जिससे ये डेटा स्टोरेज के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाती है। हार्ड डिस्क की सीमाएं। नाजुक और सीमित जीवन काल। हार्ड डिस्क के फायदे तो हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। गति। HDD SSD की तुलना में धीमी होती है। नाजुकता। HDD में घूमने वाले भाग होते हैं, जो उन्हें झटके और कंपन से खराब होने का डर रहता है। सीमित जीवन काल। HDD हमेशा के लिए नहीं चलती और एक समय बाद खराब हो जाती है।
ऊर्जा की खपत HDD SSD की तुलना में ज्यादा बिजली खाती है। हार्ड डिस्क की देखभाल, सुरक्षा और रखरखाव। हार्ड डिस्क किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इसकी देखभाल करना बेहद जरूरी है। हार्ड डिस्क को ज्यादा समय तक चलाने और डेटा लॉस से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले हार्ड डिस्क की लाइफ को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से इसकी जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि इसमें कोई फिजिकल डैमेज या खराबी नहीं है। रेगुलर बैकअप लें। अपने जरूरी डेटा का रेगुलर बैकअप लें ताकि हार्ड डिस्क खराब होने पर आप उसे वापस पा सकें। बैकअप के लिए क्लाउड स्टोरेज या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का उपयोग करें। यह आपको डेटा लॉस की स्थिति में सुरक्षित रखेगा। अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखें। अपने कंप्यूटर को वायरस और मैलवेयर से बचाएं जो आपकी हार्ड डिस्क और डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और नियमित रूप से स्कैन करें। साथ ही अनजान ईमेल अटैचमेंट्स और संदिग्ध वेबसाइट से बचें। अपनी हार्ड डिस्क को डिफ्रैगमेंट करें। अपनी हार्ड डिस्क को डिफ्रैगमेंट करते रहें ताकि यह अच्छे से काम करे। डिफ्रैगमेंटेशन से हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस में सुधार होता है और डेटा एक्सेस स्पीड बढ़ती है। अपनी हार्ड डिस्क को ठंडा रखें। अपनी हार्ड डिस्क को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए अपने कंप्यूटर को ठंडी जगह पर रखें। ओवरहीटिंग हार्ड डिस्क की लाइफ को कम कर सकती है और डेटा लॉस का कारण बन सकती है। इसके लिए आप कूलिंग पैड्स या एक्सटर्नल फैंस का उपयोग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अपडेट करें। अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्ड डिस्क के फर्मवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। अपडेट्स में अक्सर बग फिक्सेस और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स होते हैं जो आपकी हार्ड डिस्क को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। सर्ज प्रोटेक्टर का उपयोग करें। पावर सर्ज से हार्ड डिस्क को बचाने के लिए सर्ज प्रोटेक्टर का उपयोग करें। पावर सर्ज हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं और डेटा लॉस का कारण बन सकते हैं। सर्ज प्रोटेक्टर आपके कंप्यूटर को स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है और हार्ड डिस्क को सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर सिस्टम को साफ रखें। अपने कंप्यूटर सिस्टम को नियमित रूप से साफ करें ताकि धूल और गंदगी हार्ड डिस्क में जमा न हो। धूल हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है और ओवरहीटिंग का कारण बन सकती है। इसके लिए आप एयर ब्लोअर या सॉफ्ट ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। हार्ड डिस्क की हेल्थ मॉनिटर करें। हार्ड डिस्क की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए डायग्नोस्टिक टूल्स का उपयोग करें। ये टूल्स आपको हार्ड डिस्क की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं और किसी भी संभावित समस्या का पता लगाने में मदद करते हैं। इससे आप समय रहते आवश्यक कदम उठा सकते हैं और हार्ड डिस्क को सुरक्षित रख सकते हैं। भविष्य की ओर क्लाउड स्टोरेज का उदय। आजकल क्लाउड स्टोरेज बहुत लोकप्रिय हो रहा है। क्लाउड स्टोरेज डेटा को इंटरनेट पर सर्वर के नेटवर्क पर स्टोर करता है, न कि हार्ड डिस्क पर। इससे उपयोगकर्ता दुनिया में कहीं से भी अपने डेटा को देख सकते हैं। हार्ड डिस्क अभी भी डेटा स्टोरेज का एक अहम हिस्सा है, लेकिन क्लाउड स्टोरेज भविष्य के लिए एक अच्छा विकल्प है। निष्कर्ष, डिजिटल युग का आधार। हार्ड डिस्क डिजिटल युग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करने और इस्तेमाल करने की सुविधा देती है, जिससे हम अपने कंप्यूटर का उपयोग कई कामों के लिए कर पाते हैं। हार्ड डिस्क तकनीक आगे बढ़ती रहेगी और आने वाले समय में भी हमारे डिजिटल जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। आजकल कंप्यूटर हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। हम अपने दिन का एक बड़िएड़ा हिस्सा कंप्यूटर पर बिताते हैं, चाहे वह काम के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो या फिर मनोरंजन के लिए। कंप्यूटर के बिना हमारी जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है। हम अपना जरूरी डेटा, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और वीडियोज सब कंप्यूटर में सेव करते हैं। यह डेटा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें हमारी मेहनत और यादें जुड़ी होती हैं। इस डेटा को रखने के लिए हमें कंप्यूटर मेमोरी की जरूरत होती है। कंप्यूटर मेमोरी वह जगह है जहां हमारा सारा डेटा सुरक्षित रहता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। कंप्यूटर मेमोरी डेटा को स्टोर करने का जरिया है जो कंप्यूटर को सही से चलाने में मदद करता है। यह मेमोरी कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करती है। जितनी अधिक मेमोरी होगी, उतना ही बेहतर कंप्यूटर काम करेगा। कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है और एक्सटर्नल मेमोरी कंप्यूटर के बाहर होती है। इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है और डेटा को कुछ देर के लिए स्टोर करती है।
ये मेमोरी कंप्यूटर के प्रोसेसर के साथ मिलकर काम करती है और उसे तेजी से काम करने में मदद करती है। एक्सटर्नल मेमोरी कंप्यूटर से अलग होती है और डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करने के काम आती है। यह मेमोरी पोर्टेबल होती है और इसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जाया जा सकता है। पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क दो तरह की एक्सटर्नल मेमोरी है। पेन ड्राइव छोटी और हल्की होती है जिसे हम अपनी जेब में भी रख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क पुरानी तकनीक है, लेकिन आज भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हार्ड ड्राइव और एसएसडी भी एक्सटर्नल मेमोरी के उदाहरण हैं। हार्ड ड्राइव और एसएसडी में डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। एसएसडी हार्ड ड्राइव की तुलना में तेज होती है और इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते, जिससे यह अधिक टिकाऊ होती है। कंप्यूटर मेमोरी का सही प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि हमें जरूरत पीडीडीएनए पर आसानी से मिल सके। इसके अलावा हमें समय समय पर अपने डेटा का बैकअप भी लेना चाहिए ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में हमारा डेटा सुरक्षित रहे। आजकल क्लाउड स्टोरेज भी एक महत्वपूर्ण विकल्प बन गया है। क्लाउड स्टोरेज में हम अपना डेटा इंटरनेट पर स्टोर कर सकते हैं और इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यह डेटा को सुरक्षित रखने का एक और तरीका है। क्लाउड स्टोरेज की मदद से हम अपने डेटा को स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य डिवाइस से भी एक्सेस कर सकते हैं। यह हमें अधिक फ्लेक्सिबिलिटी और सुविधा प्रदान करता है। अंत में कंप्यूटर मेमोरी का सही उपयोग और प्रबंधन हमें एक सुरक्षित और सुचारू कंप्यूटिंग अनुभव प्रदान करता है। हमें अपने डेटा की सुरक्षा और प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हम किसी भी समस्या से बच सकें। पेन ड्राइव, जिसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, एक छोटी और आसानी से कहीं भी ले जाने वाली मेमोरी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल डेटा स्टोर करने और ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यह यूएसबी पोर्ट के जरिए कंप्यूटर से जुड़ती है। पेन ड्राइव का आविष्कार 1998 में आईबीएम ने किया था। पेन ड्राइव ने डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। इसका छोटा साइज, हल्का वजन और इस्तेमाल में आसानी ने इसे फ्लॉपी डिस्क और सीडी डीवीडी का एक मशहूर विकल्प बना दिया है। पेन ड्राइव में कई अच्छी खासियत होती है। पोर्टेबिलिटी, पेन ड्राइव साइज में बहुत छोटी और हल्की होती है, इसलिए इन्हें आसानी से जेब में या बैग में रखा जा सकता है। यह उन्हें यात्रा के दौरान या काम पर ले जाने के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। आप इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं और यह आपके महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखता है। ज्यादा स्टोरेज पेन ड्राइव अलग अलग स्टोरेज क्षमता में आती है, कुछ गीगाबाइट से लेकर सैकड़ों गीगाबाइट तक। यह आपको अपनी जरूरत के अनुसार स्टोरेज चुनने की सुविधा देती है। चाहे आपको कुछ दस्तावेज सहेजने हो या बड़ी फाइलें, पेन ड्राइव में सब कुछ समा सकता है। इसके अलावा आप इसे आसानी से अपग्रेड भी कर सकते हैं। तेज डेटा ट्रांसफर, पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट के जरिए तेजी से डेटा ट्रांसफर करती है। यह आपको समय की बचत करने में मदद करता है, खासकर जब आपको बड़ी फाइलें ट्रांसफर करनी हो। इसके अलावा नई तकनीकों के साथ डेटा ट्रांसफर की गति और भी बेहतर हो गई है, जिससे आपका काम और भी आसान हो जाता है। मजबूती, पेन ड्राइव आमतौर पर मजबूत चीज से बनी होती है और झटके और कंपन से खराब नहीं होती। यह उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए आदर्श बनाता है। चाहे आप इसे कितनी भी बार गिराएं या झटके दें, यह आपके डेटा को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा कुछ पेन ड्राइव्स में वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ फीचर्स भी होते हैं। बार बार इस्तेमाल करने लायक पेन ड्राइव में आप कई बार डेटा लिख और मिटा सकते हैं। यह उन्हें बहुत ही उपयोगी बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो नियमित रूप से डेटा को अपडेट करते रहते हैं। आप इसे बार बार फॉर्मेट कर सकते हैं और नई फाइलें जोड़ सकते हैं, जिससे यह एक बहुमुखी उपकरण बन जाता है। इसके अलावा यह आपको डेटा बैकअप के लिए भी एक अच्छा विकल्प प्रदान करता है। पेन ड्राइव के कई उपयोग हैं, जैसे डेटा स्टोर करना। पेन ड्राइव का उपयोग डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोस और दूसरी फाइल्स को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। यह एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसे आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके छोटे आकार और उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण यह बहुत ही सुविधाजनक है। आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज, यादगार तस्वीरें और मनोरंजक वीडियो को सुरक्षित रख सकते हैं। डेटा ट्रांसफर, पेन ड्राइव का उपयोग
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है। ये प्रक्रिया बहुत ही सरल और तेज है। आपको बस पेन ड्राइव को एक कंप्यूटर में प्लग करना है, डेटा कॉपी करना है और फिर उसे दूसरे कंप्यूटर में प्लग करके डेटा पेस्ट करना है। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो अक्सर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करते हैं। बूटेबल डिवाइस। पेन ड्राइव का उपयोग बूटेबल डिवाइस बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे कंप्यूटर को बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चालू किया जा सकता है। यह तब बहुत काम आता है जब आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है और आपको उसे फिर से इंस्टॉल करना होता है। आप पेन ड्राइव में बूटेबल फाइल्स डालकर अपने कंप्यूटर को आसानी से बूट कर सकते हैं और उसे फिर से चालू कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। पेन ड्राइव का उपयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए किया जा सकता है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता या आप किसी ऐसे स्थान पर होते हैं जहां सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना संभव नहीं होता। आप पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन फाइल्स डाल सकते हैं और उसे किसी भी कंप्यूटर में प्लग करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। बैकअप और रिकवरी। पेन ड्राइव का उपयोग जरूरी डेटा का बैकअप लेने और खोए हुए डेटा को वापस पाने के लिए किया जा सकता है। यह एक सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका है अपने महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखने का। आप नियमित अंतराल पर अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं ताकि किसी भी आकस्मिक डेटा हानि की स्थिति में आप उसे आसानी से पुनः प्राप्त कर सकें। इसके अलावा पेन ड्राइव का उपयोग डेटा रिकवरी टूल्स के साथ मिलकर खोए हुए डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क, जिसे डिस्केट भी कहा जाता है, एक मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल 1970 के दशक से लेकर 2000 के दशक की शुरुआत तक बहुत ज्यादा होता था। यह एक पतली, मुलायम डिस्क होती है जो एक चौकोर प्लास्टिक के कवर में बंद होती है। कंप्यूटर के शुरुआती दिनों में फ्लॉपी डिस्क डेटा स्टोर करने का एक मुख्य जरिया थी। भले ही इसमें कम स्टोरेज होता था और यह धीमी गति से काम करती थी, लेकिन डेटा स्टोर करने और ट्रांसफर करने का यह एक मशहूर तरीका था। फ्लॉपी डिस्क की कुछ खासियत और सीमाएं इस प्रकार हैं। खासियत: सस्ता। फ्लॉपी डिस्क काफी सस्ती होती थी। आसानी से ले जाने लायक। फ्लॉपी डिस्क को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था। सीमाएं: कम स्टोरेज। फ्लॉपी डिस्क में बहुत कम स्टोरेज होता था, आमतौर पर 1.44 मेगाबाइट। धीमी गति। फ्लॉपी डिस्क से डेटा पढ़ना और लिखना बहुत धीमा होता था। नाजुक। फ्लॉपी डिस्क आसानी से खराब हो जाती थी, खासकर अगर उन्हें संभाल कर न रखा जाए। पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क दोनों ही डेटा स्टोर करने के तरीके हैं, लेकिन इनमें कुछ जरूरी अंतर है। खासियत: पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज क्षमता ज्यादा, जीबी से टीबी तक कम, 1.44 MB तक। गति तेज, धीमी। मजबूती ज्यादा, कम। पोर्टेबिलिटी ज्यादा, मध्यम। कीमत ज्यादा, कम। टेक्नोलॉजी में बदलाव ने डेटा स्टोर करने और ट्रांसफर करने के तरीके को बदल दिया है। पेन ड्राइव जैसी नई टेक्नोलॉजी के आने से फ्लॉपी डिस्क जैसी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बंद हो गया है। आज पेन ड्राइव का इस्तेमाल लगभग हर जगह होता है, जबकि फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल लगभग बंद हो गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम डेटा स्टोर करने और ट्रांसफर करने में और भी तरक्की देख सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज, सॉलिड स्टेट ड्राइव (SSD) और दूसरी नई टेक्नोलॉजी डेटा स्टोर करने के तरीके को फिर से परिभाषित कर रही है। भविष्य में हम और भी तेज, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा कुशल डेटा स्टोरेज के तरीके देखने की उम्मीद कर सकते हैं। पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी के विकास को दिखाते हैं। जहां फ्लॉपी डिस्क का जमाना खत्म हो गया, वहीं पेन ड्राइव ने डिजिटल क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भविष्य में हम डेटा स्टोर करने और ट्रांसफर करने के क्षेत्र में और भी रोमांचक विकास देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारी जिंदगी को और भी आसान बना देंगे। भाग 1। ऑप्टिकल डिस्क का परिचय। आज के डिजिटल जमाने में जानकारी स्टोर करना बहुत जरूरी है। हम हर दिन बहुत सारा डेटा जनरेट करते हैं और उसे सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। हमें अपने डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, मूवीज और बाकी चीजों को सेव करने के लिए रिलायबल तरीके चाहिए।
ऑप्टिकल डिस्क्स इस काम के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहीं पर ऑप्टिकल डिस्क्स काम आते हैं। ये डिस्क्स हमें डेटा को सुरक्षित और लंबे समय तक स्टोर करने की सुविधा देते हैं। ऑप्टिकल डिस्क्स फ्लैट, गोल डिस्क्स होते हैं जो डिजिटल डेटा स्टोर करते हैं। इनकी डिजाइन और स्ट्रक्चर इन्हें बहुत ही एफिशिएंट बनाते हैं। ये लाइट का इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर लेजर बीम का, इंफॉर्मेशन को रीड और राइट करने के लिए। लेजर टेक्नोलॉजी की वजह से डेटा को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क्स ने डेटा स्टोरेज में क्रांति ला दी और अलग अलग तरह के डेटा के लिए पोर्टेबल और ड्यूरेबल माध्यम प्रदान किया। इनकी ड्यूरेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी ने इन्हें बहुत पॉपुलर बना दिया है। म्यूजिक सीडीज से लेकर सॉफ्टवेयर डीवीडीज तक ऑप्टिकल डिस्क्स हमारे जीवन का एक आम हिस्सा बन गए। ये डिस्क्स न केवल एंटरटेनमेंट के लिए बल्कि एजुकेशनल और प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए भी एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। आर्काइवल स्टोरेज के लिए भी ऑप्टिकल डिस्क्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में इन्हें लंबे समय तक डेटा प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। भविष्य में भी ऑप्टिकल डिस्क्स डेटा स्टोरेज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस के साथ इनकी कैपेसिटी और रिलायबिलिटी और भी बढ़ेगी। भाग 2 कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। डिजिटल स्टोरेज की शुरुआत पहला ऑप्टिकल डिस्क जो बहुत पॉपुलर हुआ वो था कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी। 1980 के दशक में इंट्रोड्यूस हुआ। सीडीज ने म्यूजिक के लिए कैसेट टेप्स की जगह जल्दी ही ले ली। सीडीज बहुत सारा डिजिटल ऑडियो स्टोर कर सकते थे, लगभग 700 मेगाबाइट्स, जो पिछली टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ी छलांग थी। इससे ज्यादा लंबे एल्बम्स और हायर क्वालिटी साउंड संभव हुए। भाग 3 डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी। कैपेसिटी का एक नया युग। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही, ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की मांग बढ़ती गई, खासकर हाई क्वालिटी वीडियो के आने के बाद। इसने डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डीवीडी के विकास को बढ़ावा दिया। डीवीडीज ज्यादा फोकस्ड लेजर बीम और ज्यादा डेंस डेटा ट्रैक का इस्तेमाल करते थे, जिससे वे सीडीज से कई ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते थे। एक स्टैंडर्ड डीवीडी में 4.7 गीगाबाइट डेटा स्टोर हो सकता है, जो एक पूरी मूवी के लिए काफी है। भाग 4 ब्लू-रे डिस्क। हाई डेफिनिशन और आगे हाई डेफिनिशन टेलीविजन के आने के साथ और भी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत पड़ी। इसका जवाब ब्लू-रे डिस्क्स के रूप में मिला, जो हाई डेफिनिशन वीडियो और दूसरी बड़ी फाइल्स को स्टोर करने के लिए काफी जगह प्रदान करते थे। ब्लू-रे डिस्क्स ब्लू वायलेट लेजर का यूज करते हैं, जिसकी वेवलेंथ सीडीज और डीवीडीज में इस्तेमाल होने वाले रेड लेजर से कम होती है। इससे डेटा और भी ज्यादा डेंसली पैक हो सकता है। सिंगल लेयर ब्लू-रे डिस्क्स में 25 गीगाबाइट तक डेटा स्टोर हो सकता है। भाग 5 ऑप्टिकल डिस्क कैसे काम करते हैं। लाइट और डेटा का संगम। ऑप्टिकल डिस्क्स डेटा को माइक्रोस्कोपिक पिट्स में स्टोर करते हैं, जो डिस्क की सतह पर एक स्पाइरल ट्रैक में अरेंज्ड होते हैं। ये पिट्स और लैंड्स, जो फ्लैट एरियाज होते हैं, एक इंट्रिकेट पैटर्न में होते हैं, जो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक डिस्क को ड्राइव में डाला जाता है, तो एक लेजर बीम डिस्क की सतह पर चमकता है। यह लेजर बीम डिस्क की सतह पर मौजूद पिट्स और लैंड्स को स्कैन करता है, और यह प्रोसेस बहुत ही प्रिसाइज होता है। लेजर बीम अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह एक पिट से टकराता है या एक फ्लैट एरिया से, जिसे लैंड कहा जाता है। जब लेजर बीम एक पिट से टकराता है, तो वह एक डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन पैटर्न बनाता है, और जब वह एक लैंड से टकराता है, तो रिफ्लेक्शन अलग होता है। रिफ्लेक्शन में होने वाले इन बदलावों को बाइनरी डेटा जीरोस और वंस के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। यह बाइनरी डेटा कंप्यूटर के लिए रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम म्यूजिक, वीडियोस और अन्य फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह लाइट और डेटा का यह सिम्फनी
हमें डिजिटल वर्ल्ड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करता है। भाग 6 ऑप्टिकल स्टोरेज के फायदे, टिकाऊपन, पोर्टेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। ऑप्टिकल डिस्क्स के कई फायदे हैं। पहला, ये काफी ड्यूरेबल होते हैं और पुराने मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया की तुलना में स्क्रैचेस और धूल को बेहतर तरीके से झेल सकते हैं। दूसरा, ये बहुत ज्यादा पोर्टेबल है, जिससे कंप्यूटर्स के बीच डेटा को ले जाना आसान हो जाता है। तीसरा, ऑप्टिकल डिस्क्स बनाना काफी सस्ता होता है, जो उन्हें एक अफोर्डेबल स्टोरेज सॉल्यूशन बनाता है, खासकर बड़ी मात्रा में डेटा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। भाग 7 ऑप्टिकल स्टोरेज के नुकसान, स्क्रैच, सीमित रीराइटेबिलिटी और विकसित होती टेक्नोलॉजी। अपने फायदों के बावजूद ऑप्टिकल डिस्क्स के कुछ नुकसान भी हैं। इनमें सबसे प्रमुख है स्क्रैच का खतरा। डीप स्क्रैचेस डेटा लेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे डिस्क अनरीडेबल हो सकती है। एक बार डिस्क पर गहरा स्क्रैच आ जाए तो उसमें स्टोर्ड डेटा को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ डिस्क्स रीराइटेबल होते हैं, जिनमें डेटा को मिटाया और कई बार फिर से लिखा जा सकता है। यह प्रक्रिया अन्य स्टोरेज टेक्नोलॉजीज की तुलना में धीमी और सीमित हो सकती है। उदाहरण के लिए, USB ड्राइव्स और SSDs में डेटा को बार बार लिखना और मिटाना बहुत आसान और तेज होता है। इसके अलावा क्लाउड स्टोरेज और तेज इंटरनेट स्पीड्स के आने से कुछ एप्लीकेशंस के लिए ऑप्टिकल डिस्क्स कम रेलेवेंट हो गए हैं। अब लोग अपने डेटा को क्लाउड पर स्टोर करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह अधिक सुरक्षित और एक्सेसिबल होता है। लोग फिजिकल डिस्क्स खरीदने के बजाय ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक क्रांति ला दी है, जिससे फिजिकल मीडिया की मांग में कमी आई है। यहां तक कि गेमिंग इंडस्ट्री में भी डिजिटल डाउनलोड्स और ऑनलाइन गेमिंग ने फिजिकल डिस्क्स की आवश्यकता को कम कर दिया है। समय के साथ टेक्नोलॉजी ने हमें बेहतर और अधिक एफिशिएंट स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रदान किए हैं, जिससे ऑप्टिकल डिस्क्स का उपयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। भाग 8 वास्तविक दुनिया में उपयोग। संगीत से लेकर सॉफ्टवेयर वितरण तक ऑप्टिकल डिस्क्स का उपयोग कई तरह के एप्लीकेशंस के लिए किया गया है। सीडीज ने म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। डीवीडीज मूवीज और सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड बन गए, और ब्लू-रे डिस्क्स ने हाई डेफिनिशन मनोरंजन प्रदान किया। ऑप्टिकल डिस्क्स का उपयोग डेटा आर्काइविंग के लिए, बैकअप्स बनाने और बड़े सॉफ्टवेयर पैकेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी किया गया है। उनकी पोर्टेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी उन्हें इन उद्देश्यों के लिए उपयुक्त बनाती है। भाग 9 ऑप्टिकल स्टोरेज का भविष्य, आर्काइविंग, विशिष्ट उपयोग और क्लाउड। ऑप्टिकल स्टोरेज का भविष्य अनिश्चित है। हालांकि स्ट्रीमिंग और क्लाउड स्टोरेज तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, फिर भी ऑप्टिकल डिस्क्स की अपनी एक भूमिका है। उनका टिकाऊपन उन्हें महत्वपूर्ण डेटा के लॉन्ग टर्म आर्काइविंग के लिए उपयुक्त बनाता है। ऑप्टिकल डिस्क्स को स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज या एप्लीकेशंस में भी विशिष्ट उपयोग मिल सकता है, जहां डेटा की पोर्टेबिलिटी और ऑफलाइन एक्सेस महत्वपूर्ण है। हालांकि यह संभावना है कि क्लाउड स्टोरेज कंज्यूमर मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखेगा। भाग 10 निष्कर्ष। ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज की एक विरासत। ऑप्टिकल डिस्क ने डेटा स्टोरेज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीडी से लेकर ब्लू-रे डिस्क्स तक इन्होंने जानकारी को स्टोर और शेयर करने का एक पोर्टेबल, अफोर्डेबल और रिलेटिवली ड्यूरेबल तरीका प्रदान किया है। हालांकि हाल के वर्षों में उनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है, लेकिन वे डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी की इंजेन्युइटी का प्रमाण बने हुए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता रहेगा, यह देखना दिलचस्प होगा कि ऑप्टिकल स्टोरेज का भविष्य क्या है और यह डिजिटल दुनिया के निरंतर बदलते परिदृश्य के साथ कैसे ढलता रहेगा।